ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, ये था आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और लास्ट वाले लेक्चर में भाई क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, खासकर जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं, साथ ही साथ एलसी ऑसिलेटर क्या होता है, कैसे एक तरीके से इंडक्टर का एनर्जी जो है कैपेसिटर में जाता है, फिर कैपेसिटर का एनर्जी एक तरीके से इंडक्टर में जाता है ना। तो हम लोग भाई मेन टॉपिक से जो है ना इधर उधर भटक रहे थे। बस मेन जो टॉपिक था जैसे ये वेवफॉर्म समझना भाई, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये वेवफॉर्म नहीं क्लियर होता है भाई ये कहना क्या चाहता है। तो आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा फोकस इस वेवफॉर्म के ऊपर करेंगे भाई। और लास्ट वाले सेशन में जो भी आपका डाउट रहा होगा उस सारा का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ओके ना। और लास्ट वाला सेशन भाई इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहीं से आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बना होगा और वो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है आज के सेशन में यूज होने वाला है। देखिए सबसे पहला जो डाउट आ रहा होगा भाई, जैसे अगर आप इस वोल्टेज को देखते हैं तो ये क्या भाई, ये मेरा आर्क वोल्टेज है, सही बात है। और मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड कम होता है, ये भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई कि जैसे करंट को अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो भाई ये मेरा करंट आ रहा है ना। अब क्योंकि नेचुरली करंट मेरा यहाँ पे जीरो हुआ तो भाई इस इंस्टेंट पे करंट मेरा नेचुरली जीरो हुआ, यानी यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एयर ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने एयर ब्लास्ट किया है तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप इस आर्क वोल्टेज को देखते हैं ना, जो आर्क वोल्टेज चलते आ रहा है, तो अब देखिए इस आर्क वोल्टेज को देखिए कि भाई इसी को पकड़ते हुए फिर ऊपर चला गया है, ये समझ में आ रहा है। तो यहां से ये वोल्टेज कंटिन्यू क्यों चला गया ऊपर तक, सोचने वाली बात है। क्योंकि भाई मेरे सिस्टम का जो वोल्टेज है ये तो ये है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आर्क वोल्टेज ऐसे ऊपर क्यों भाग रहा है फिर। तो पहले तो ये डाउट हम लोग क्लियर करेंगे और लास्ट वाले सेशन का थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होता है भाई, और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज पे आते है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ सर्किट इंटरप्शन, है ना। यानी जब हम लोग सर्किट को इंटरप्ट करना चाहते हैं भाई, करंट को जीरो करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग को क्या क्या दिक्कत देखने को मिलता है, क्लियर हुआ। और इसी सेशन में आपको ये भी समझ में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिपल आर वी, ये क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है, ये सारा का सारा चीज समझ में आएगा भाई। तो अभी हम लोगों ने भाई ये डायग्राम ऑलरेडी समझ लिया था लास्ट वाले सेशन में। मेरा सोर्स हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पे मेरा सर्किट ब्रेकर है और इधर हम लोग का कहीं पे फॉल्ट आया हुआ था, सही बात है। तो अभी देखिए केस वन में क्योंकि भाई लास्ट वाले सेशन को थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। केस वन में हम लोगों ने क्या बोला कि भाई मान लेते हैं एट t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे फॉल्ट हुआ। फॉल्ट मतलब यहां पे, तो भाई फॉल्ट आने से पहले मेरा सर्किट ब्रेकर क्या होगा, क्लोज होगा, सही बात है, क्योंकि सिस्टम मेरा हेल्दी था। लेकिन जैसे ही मेरा फॉल्ट आया भाई, तो मैंने आपको बताया था कि सब ट्रांजिएंट पीरियड तक, ये मान लेते हम लोग यहां से लेके यहां तक सब ट्रांजिएंट पीरियड है, सब ट्रांजिएंट पीरियड, और सब ट्रांजिएंट पीरियड में जो करंट बहता है उसको हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट करंट। तो भाई जैसे ही मेरा फॉल्ट आया तो एक दो साइकिल तक, यानी कुछ समय तक जो फॉल्ट करंट होगा कहां जाएगा, इस सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट से होकर के, क्योंकि भाई सब ट्रांजिएंट पीरियड में हम लोग को रिले क्या करता है, ये सेंस करता है भाई, ठीक है ना। ये सेंस करने में ही टाइम ले लेता है भाई, फॉल्ट है ये क्या है, ठीक है ना। तो ये सेंसिंग टाइम होता है। तो इतने देर तक, यानी इतने टाइम तक तो भाई मेरे सर्किट ब्रेकर से करंट फ्लो होगा ही होगा, सही बात है। अब ध्यान समझिए कि भाई इधर से जो भी मेरा फॉल्ट करंट आ रहा होगा ये इंडक्टर से होकर के ये सीधे सीधे इधर से और इधर से निकल जाएगा। क्योंकि भाई इधर से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रिएक्टेंस देखने को मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है। यानी क्योंकि भाई ये रिएक्टेंस ऑलरेडी हम लोग को लो इंपेडेंस पाथ मिला हुआ है यहाँ पे। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जैसे मान लेते हैं एक डीसी नेटवर्क समझाता हूँ, मान लेते हैं भाई एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है R ओम का और एक यहाँ पे शॉर्टेड पाथ है, तो सीधी सी इधर से जो भी करंट आएगा इस सारा का सारा करंट क्या होगा, यही शॉर्टेड पाथ से निकल जाता है ना, समझ में आया। इस रेजिस्टेंस होके नहीं गुजरेगा भाई, यही चीज है यहाँ पे कि भाई सारा का सारा करंट आपका क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट से, क्योंकि अभी सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट क्लोज है, क्योंकि अभी हम लोग सब ट्रांजिएंट पीरियड की बात कर रहे हैं भाई। इस सारा का सारा करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब आप समझिए कि भाई जैसे मेरा टाइम बीतेगा, ठीक है ना, ये t इक्वल टू 0 इंस्टेंट का मैंने आपको समझा दिया। मान लेते हैं कुछ टाइम बीत गया एट t इक्वल टू 0 प्लस प्लस, यानी कुछ समय बीता भाई। तो कुछ टाइम बीता, इसका मतलब क्या, ट्रांजिएंट पीरियड आ गया होगा। तो ट्रांजिएंट पीरियड में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होता है,
कॉन्टैक्ट, सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट होता है भाई वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, सेपरेटेड। तो जैसे ही ओपन होगा तो सीधी सी बात है, अभी आप समझिए कि भाई ये वाला केस समझिए, सब ट्रांजिएंट केस में हम लोग का करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी ये जो कैपेसिटर है भाई, इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा भाई, कोई करंट ही नहीं है तो सीधी सी बात है वोल्टेज मेरा जीरो होगा ना भाई। या फिर समझिए ये और ये शॉर्टेड पाथ है, तो इसी शॉर्टेड, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो है, क्योंकि शॉर्टेड पाथ में वोल्टेज मेरा जीरो होता है ना, समझ में आया, तो क्योंकि ये इसके पैरेलल लगा हुआ ना, तो सीधी सी बात यहाँ पे वोल्टेज जीरो, तो सीधे कैपेसिटर के पास वोल्टेज मेरा जीरो है, फिर ऐसा समझिए करंट नहीं आ रहा कुछ भी, तो सीधी यहाँ पे वोल्टेज मेरा जीरो होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि भाई कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मेरा जीरो है। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रांजिएंट पीरियड में आएंगे तो कॉन्टैक्ट मेरा क्या हो गया, एक तरीके से सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी इसको इमेजिन कीजिए ओपन हो चुका है भाई। अब जैसे ही ओपन होगा, ध्यान समझिए, जैसे ही मेरा ये ओपन हो गया भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब इधर जो है करंट जाने का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ पे आर्क लगेगा, तुरंत कॉन्टैक्ट ओपन होते ही आर्क लगेगा, तो भाई यहाँ पे आर्क दिखा देते हैं, ओके, ये मान लेते हम लोग का आर्क लग गया। अब क्योंकि भाई हम लोग को इस आर्क को भी बुझाना है, तो आर्क को बुझाने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि भाई अभी भी हम लोग का फॉल्ट करंट क्या हो रहा है, इस आर्क से होते हुए, इंडक्टर से होते हुए और इस आर्क से होते हुए अभी भी जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन भाई जो हम लोग का फॉल्ट करंट है, ये मैंने आपको समझाया था, ये कुछ इस तरीके का है, देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का भाई फॉल्ट करंट है ना, ये ब्लू कलर का जो हाईलाइटेड दिखाया गया डॉटेड से, ये कुछ इस तरीके का मेरा फॉल्ट करंट है। तो भाई फॉल्ट करंट नेचुरली क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है ना। तो हम लोग जो एयर का ब्लास्ट करेंगे भाई, वो हम लोग कब करेंगे, जब मेरा करंट नेचुरली क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मान लेते हैं कि भाई हम लोग का जैसे ही करंट नेचुरली जीरो हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एयर ब्लास्ट किया, एयर ब्लास्ट करते क्या हो गया, एक तरीके से आर्क मेरा बुझ गया, ठीक है, आर्क मेरा यहाँ पे बुझ गया भाई। तो आर्क बुझ गया, इसका मतलब क्या है, ये सर्किट जो है एक तरीके से ओपन हो गया। अब यहाँ पे समझिए ट्रांजिएंट कैसे आता है, जैसे ही ओपन हुआ, ठीक है, जब तक यहाँ से करंट बह रहा था भाई, तब तक क्या था, यहाँ पे वोल्टेज मेरा जीरो था। लेकिन जैसे ही ओपन हुआ, तो ओपन होते ही क्या हो गया कि भाई इधर तो अब रास्ता नहीं है ना करंट को जाने का, अब सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, इस तरीके से जाएगा भाई, समझे, एक ही पाथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। या फिर आप ऐसे समझिए कि भाई जब तक इधर से करंट जा रहा था, तो सारा का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप था, यहाँ का जो भी वोल्टेज है ना, इसको VT दिखा रहे हैं, जो भी वोल्टेज है भाई, ये पूरा का पूरा वोल्टेज कौन खा रहा था, इंडक्टर के पास चला जा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि भाई इधर शॉर्टेड पाथ है ना, इधर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओपन किया, यानी आर्क जैसे ही खत्म हुआ, तो भाई अब क्योंकि ये मेरा एक तरीके से ब्रांच बन रहा है, तो सीधी सी बात है, अब जो हम लोग का टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, कुछ वोल्टेज इंडक्टर खाएगा, कुछ वोल्टेज मेरा कैपेसिटर खाएगा, कुछ वोल्टेज कैपेसिटर के पास आ जाएगा। लेकिन भाई आप समझिए, जब तक हम लोग का करंट इधर से फ्लो हो रहा था, तब तक यहाँ पे वोल्टेज जीरो था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने एयर ब्लास्ट किया, तो ये ओपन हो गया, और अचानक से क्या हो गया, कुछ वोल्टेज इसके पास रह गया और कुछ वोल्टेज इसके पास आ जाएगा, अचानक से, सडनली, है ना। और हम लोग को पता है भाई कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को हमेशा अपोज करता है, सही बात है, सही बात है। तो पहले अगर इसके पास वोल्टेज जीरो था, क्योंकि इधर से मेरा पूरा पूरा करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन भाई जैसे ही ओपन हुआ, तो इसके पास जैसी वोल्टेज आएगा, वो इसको, यानी ये कैपेसिटर क्या करेगा, उस वोल्टेज को हमेशा अपोज करेगा भाई, ठीक है, बनने नहीं देगा, क्योंकि हम लोग को पता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को हमेशा ये अपोज करता है, और ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है भाई, क्लियर हो रहा है ना। तो इसके कारण क्या होगा, क्योंकि भाई ये वोल्टेज को हमेशा अपने पास जीरो बनाए रखने की कोशिश करेगा, लेकिन भाई जीरो तो बनेगा नहीं, इसका मतलब क्या, ट्रांजिएंट बिहेवियर देखने को मिलेगा। इतना समझ में। अब हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते भाई, पढ़िए यहाँ से, उसका फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इस डायग्राम को भी बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है, इसको भी छोड़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट इज द, छोड़ते हैं, यहाँ से पढ़िए, कंसीडर द ओपनिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर अंडर फॉल्ट कंडीशन, ठीक है, और इसका फिगर दिखाया गया है ऊपर वाला, ठीक है, यानी फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट के दौरान में हम लोग का ये सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ है। और लास्ट वाले सेशन में भाई हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसी वोल्टेज को हम लोगों ने क्या बोला था, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, है ना। ये क्या आया था आपका, VC इक्वल टू VM 1 माइनस यहाँ पे cos ओमेगा n t था, ठीक है ना। ये वोल्टेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया होता है भाई, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही मेरा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा, या फिर कहीं वही मेरा सर्किट ब्रेकर के पास आएगा। तो अभी हम लोग फिर से आ रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई हम लोगों ने कंसिडर किया एक फिगर, ठीक है, इसमें अभी
कंसिडर द ओपनिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर अंडर फॉल्ट कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। बिफोर करंट इंटरप्शन द कैपेसिटेंस C इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द fault and the short circuit current through the breaker is limited by inductance of the system only। यानी ये फर्स्ट केस की बात हो रही है भाई यहाँ पे। फर्स्ट केस कहने मतलब क्या कि भाई हम लोग का सारा करंट इंडक्टर से होते हुए इस सर्किट ब्रेकर से होकर के इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लेते आर्क भी लगा हुआ है, क्लियर हुआ। और इस केस में यानी जब हम लोग का इस तरीके से करंट बह रहा था तो इस करंट को लिमिट करने के लिए यानी इस फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्किट के अंदर क्या था, इंडक्टेंस था। तो वही लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। और ये जो कैपेसिटर था भाई, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये क्या है, शॉर्टेड है ना। कैपेसिटर से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, समझ गए ना, सारा का सारा करंट यहीं से बाईपास हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टेड इसका मतलब क्या, यहाँ पे वोल्टेज मेरा 0 है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये लिखा हुआ था कैपेसिटेंस C इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द फॉल्ट एंड द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द ब्रेकर इज लिमिटेड बाय द इंडक्टेंस ओनली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस से होकर के फ्लो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। द शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि भाई अब ये पूरा का पूरा इंडक्टिव सर्किट बना हुआ है, तो भाई ये जो फॉल्ट करंट होगा और जो भी हम लोग का सिस्टम का वोल्टेज होगा उनके बीच में 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, यानी करंट में 90 डिग्री लैग करेगा। तो वही लिखा हुआ है द शॉर्ट सर्किट करंट विल लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री एज शोन इन द फिगर। इसमें दिखाया गया है, इस वाले वेव फॉर्म को देखिए आप कि भाई ये मेरा करंट दिखाया गया यहाँ पे, ओके। और करंट मेरा यहाँ पे नेचुरली 0 हुआ है। और वोल्टेज को देखिए भाई, जब करंट मेरा मैक्सिमम है तो वोल्टेज देख रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज मेरा यहाँ पे 0 है। उसी तरीके से जब मेरा वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम है तो करंट मेरा 0 है। तो 90 डिग्री का यहाँ पे फेज शिफ्ट चल रहा है भाई, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चल रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, ठीक है। वेयर आई रिप्रेजेंट द शॉर्ट सर्किट करंट, ये जो करंट का दिखाया गया ये शॉर्ट सर्किट करंट है। एंड EA रिप्रेजेंट द आर्क वोल्टेज, इसमें आर्क वोल्टेज का क्या दिखाएगा थोड़ा मिटा के बताता हूँ। देखिए भाई, क्योंकि आर्क वोल्टेज पे भी हम लोग को फोकस करना है। ये जो दिखाएगा ना रेड कलर का, ये आर्क वोल्टेज है भाई, समझे। तो इधर वाले को छोड़ दिए, यहां तक देखिए बस, ठीक है ना, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव। भाई देखिए आर्क मेरा रेजिस्टेंस की तरह कैसे बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्क लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो भी आपका एनर्जी है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है भाई, वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है ना भाई। और आपको पता है कि हीट के फॉर्म में जो भी वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही तो बोलते हैं, समझ में। तो इस आर्क के अंदर जो भी आपका पावर एक तरीके से कंज्यूम है, फिर जो भी एनर्जी एक तरीके से कंज्यूम होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिव नेचर का होगा, क्योंकि इसके चलते गर्मी पैदा हो रहा है भाई, ठीक है। और गर्मी जहां पैदा हो रहा है मतलब क्या, रेजिस्टेंस है। तो अभी आप समझिए कि भाई ये जो आर्क वोल्टेज दिखाया गया रेड कलर से, ये हमेशा क्या होगा, फेज में होगा। किसके फेज में होगा भाई, क्योंकि ये मेरा वोल्टेज है जिसको आर्क वोल्टेज बोलते हैं, करंट के फेज में होगा। करंट कौन सा है मेरा, ये वाला भाई, देख रहा है ना। करंट जब 0 तो ये आर्क वोल्टेज भी 0, और करंट जब मैक्सिमम तो ये भी आपका मैक्सिमम, ठीक है। फिर करंट मेरा यहाँ पे 0 हुआ तो आर्क वोल्टेज भी 0 हो गया। तो आर्क वोल्टेज के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी किसी बुक में आपका ऐसे दिखाता है, ऐसे, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या बता रहा है, ये जो है आर्क वोल्टेज को बता रहा है भाई, ये है ये, ठीक है। ये को हम लोगों ने आर्क वोल्टेज बोला है। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट मिलेगा ना भाई, वो सारा का सारा डाउट जो है ना आपका क्लियर कर देगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। देखिए यहाँ पे अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, और इसके लिए भाई डायग्राम भी हम लोग यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। डायग्राम का हम लोग को बार बार नीड पड़ेगा। देखिए इस डायग्राम को हम लोग इधर ओपन रखते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं इधर। देखिए क्या बोल रहा है, इट मे बी सीन दैट इन दिस कंडीशन, स्टार मार्क लगा, एंटायर जनरेटर वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द इंडक्टेंस। यानी ये आपका ये वाला सिचुएशन बता रहा है भाई, ये मेरा सर्किट ब्रेकर है और करंट मेरा अभी ऐसे फ्लो हो रहा है। ये हो गया आपका कैपेसिटर, और अभी यहाँ पे एक तरीके से फॉल्ट है। तो अभी फर्स्ट केस को ही स्टडी कर रहा है कि भाई मेरा फॉल्ट करंट है और ये इंडक्टर से होते हुए ये इस तरीके से कांटेक्ट से होते हुए आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरा ये अभी 0 है। तो बोला कि भाई पूरा का पूरा जो वोल्टेज होगा, जो भी ये पूरा पूरा वोल्टेज हो, किसके क्रॉस आ जाएगा, इंडक्टर के क्रॉस आ जाएगा। तो वही लिखा है ना, इट मे बी सीन दैट इन दिस कंडीशन एंटायर जनरेटर वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द इंडक्टेंस L। और यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क के लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए स्टार मार्क क्या है, बिकॉज कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द फॉल्ट, यानी कैपेसिटेंस में कोई भी करंट ही नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा, सीधी बात है, इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होगा भाई। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग और इधर करते हैं यार। देखिए आगे क्या बोलता है, When the contacts are open, यानी जैसे हम लोग का सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन होगा, एंड द आर्क फाइनली एक्सटिंग्विश्ड, यानी आर्क भी बुझ चुका है, एट सम करंट 0, यानी जैसे मेरा नेचुरली करंट 0 होगा। भाई यहाँ पे देखिए ये मेरा करंट है, तो भाई यहाँ पे करंट एक तरीके से 0 हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एयर ब्लास्ट किया है ना। एयर ब्लास्ट करते क्या हो गया, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं भाई हम लोग का यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है, यानी ओपन हो चुका है, सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, और आर्क मान लेते हैं अभी कुछ देर के लिए बुझ चुका है। आगे बढ़ते हैं, द जनरेटर वोल्टेज E इज सडनली अप्लाई टू द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, क्योंकि भाई ये दोनों ये मेरा सर्किट एक तरीके से काम करेगा। तो अब देखिए भाई जो भी मेरा टोटल वोल्टेज था जनरेटर का टोटल वोल्टेज ने E बोल रखा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना, ये जो आ रहा है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है भाई E लिखा है, ठीक है, EM बोलिए या E बोलिए जो भी है। क्लियर हुआ? तो जनरेटर का वोल्टेज टोटल E मान रखा है, तो ये E जो होगा इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा, इन इंडक्टर के क्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा, है ना। यहाँ पे कुछ वोल्टेज बनेगा और कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा। अब आगे बढ़ता है, दिस LC कॉम्बिनेशन फॉर्म एन ऑसिलेटरी सर्किट एंड प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट बताया भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई अचानक से यहाँ पे पहले वोल्टेज क्या था, 0 था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, इसके पास कुछ ना कुछ वोल्टेज आ गया, तो इसको ये पसंद नहीं आएगा, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपना ट्रांजिएंट बिहेवियर दिखाएगा। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। ट्रांजिएंट जब मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मान लेते भाई मेरे पास एक RL सर्किट है और यहाँ मान लेते हैं एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ मेरा एक सप्लाई। तो भाई मान लेते हैं इस स्विच को क्लोज किए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, R है L है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें स्टेडी स्टेट करंट बह रहा होगा, है ना। और ये स्टेडी स्टेट या फिर प्योर इंडक्टिव ले लेते हैं, प्योर इंडक्टिव। तो भाई ये जो करंट बहेगा ये मान लेते हैं हम लोग का वोल्टेज है, Vm sin ओमेगा टी कर लेते हैं, Vm sin ओमेगा टी। तो भाई ये मेरा वोल्टेज हो गया, और ये जो करंट है 90 डिग्री लैग करेगा ना, और अगर इसमें कुछ R है, कुछ R दिखा देते भाई हम लोग, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ एंगल से लैग करेगा। कुछ ना कुछ एंगल से लैग करने का मतलब क्या है कि भाई मान लेते हैं यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरीके का, यानी इसको अगर आप फर्दर एक्सटेंड करें तो इस तरीके से बनेगा आपका ये करंट का इक्वेशन, यानी करंट का वेवफॉर्म हम लोग दिखाया भाई। अब क्योंकि भाई ये स्टेडी स्टेट करंट है, ठीक है, स्टेडी स्टेट यानी स्विच को क्लोज किए काफी लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन भाई अभी आप इमेजिन कीजिए कि भाई मान लेते हैं इसी सेम सर्किट को अगर हम लोग एट t = 0 इंस्टेंट पे क्लोज करें, है ना, उसको मिटाते हैं यहाँ से, इसी सेम सर्किट को, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांजिएंट बिहेवियर देखना चाहता हूँ। मान लेते हैं स्विच जो है हम लोगों ने क्लोज किया एट t = 0 इंस्टेंट, और हम लोगों ने भाई यहाँ पे कह दिया कि भाई 0 इंस्टेंट से पहले, यानी 0 माइनस पे यहाँ पे कोई भी एक तरीके से सप्लाई नहीं था, यानी ओपन था एक तरीके से। तो जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, क्योंकि यहाँ पे करंट बहेगा ना, ट्रांजिएंट करंट जिसको बहेंगे, क्योंकि भाई ये स्टेडी स्टेट करंट है, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, लेकिन हम लोग को पता है भाई कि यहाँ पे टाइम दिखाए ना, इसको आप टाइम मान लीजिए, और ये है हमारा t = 0। तो भाई स्टेडी स्टेट करंट देखिए, स्टेडी स्टेट करंट t = 0 पे क्या है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पे, भले ही नेगेटिव भले ही कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो सीधी सी बात है भाई, जैसे ही आपने t = 0 पे स्विच क्लोज किया, तो इंडक्टर के पास पहले क्या था, स्विच क्लोज करने से पहले यहाँ पे करंट 0 था, इधर कोई करंट नहीं फ्लो रहा था सर्किट के अंदर। तो भाई कोई करंट नहीं फ्लो रहा था, t = 0 पे जब आप क्लोज करेंगे तो सीधी सी बात है, इंडक्टर अपने क्रॉस इतना सडनली करंट थोड़ा ना बनने देगा, समझ रहे बात को, क्योंकि अचानक से आए हुए करंट को इंडक्टर अपोज करता है। तो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, तो इस इंस्टेंट पे भी क्या कहेगा इंडक्टर के, भाई मेरे अंदर जो करंट रहेगा वो 0 ही होना चाहिए, समझ गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टेडी स्टेट जो है ये भाई एट t = 0 इंस्टेंट पे ही क्या है, इतना वैल्यू बना हुआ है, इतना मैग्नीट्यूड का बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई
अब इसको एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए, है ना, यानी यहाँ पे ये कहेगा भाई मेरे अंदर करंट 0 रहना चाहिए, है ना, लेकिन भाई स्टेडी स्टेट क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास जो करंट है इस हिसाब से इतना मैग्नीट्यूड रहना चाहिए मेरा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, यानी इस फाइट को एक तरीके से खत्म करने के लिए इतना ही मैग्नीट्यूड का क्या आता था, हम लोग का एक ट्रांजिएंट करंट बहता था, समझ में आया, और इसको हम लोग डिकेइंग बोलते थे। ये मेरा टाइम हो गया, यानी टाइम के साथ मेरा डिके हो जाएगा, और ये मेरा क्या है, ये एक तरीके से ट्रांजिएंट करंट है भाई, ठीक है। जो ये टाइम का फंक्शन है, और इसको हम ऐसे लिखते थे, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा e⁻t, और यहाँ पे हम लोग का टॉ हो जाता था t/τ, ठीक है ना, डिकेइंग कॉमन। तो अगर आप देखें भाई ये मेरा इतना पॉजिटिव है और इतना नेगेटिव है, तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट को ऐड करेंगे, तो सीधी सी बात भाई मेरा यहाँ पे करंट जो है 0 से ही स्टार्ट होता था, समझ में आया। तो ये हम लोग क्या है, ट्रांजिएंट बिहेवियर है ना, RL सर्किट। वही सेम चीज भाई यहाँ पे देखिए, यही चीज यहाँ पे भी तो हो रहा है कि भाई पहले इसके पास वोल्टेज 0 था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, जैसे ही ओपन हुआ तो पूरा वोल्टेज इसके पास भी आ गया होगा कुछ ना कुछ, तो भाई इसको पसंद नहीं है ना, ये अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी अपना दिखाया, यानी ट्रांजिएंट बिहेवियर दिखाएगा। तो इसी को पढ़िए आप कि भाई यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांजिएंट बिहेवियर आएगा, और ये ऑसिलेट करेगा, इसका एनर्जी इसके पास, फिर इसका एनर्जी इसके पास, फिर इसके पास, ठीक है। और क्योंकि भाई हम लोग भाई अगर आइडियल मतलब प्रैक्टिकल लें तो इसमें रेजिस्टेंस भी तो होगा, और रेजिस्टेंस मैंने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, रेजिस्टेंस क्या करता है, डैम्प कर देता है, ठीक ना, डैम्प करेगा, यानी जो भी इसके पास एनर्जी है कुछ ना कुछ इसके पास जाएगा और कुछ ना कुछ डिसिपेट हो जाएगा भाई। डैम्पिंग मतलब क्या, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन हम लोगों ने देखा था भाई लास्ट वाले न्यूमेरिकल में भी कि भाई इसमें जो ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है काफी लार्ज होता है, जिसको हम लोगों ने ओमेगा एन से दिखाया था, है ना, ओमेगा एन, और ये क्या था 1/√LC। तो अभी यहां से पढ़ते हैं, तो वही है कि भाई प्रोड्यूसर ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी। अब आगे पढ़ता है, विच अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर C, यानी यहां पे हम लोग का इस कैपेसिटर C के पास क्या हो जाएगा, यहां से पढ़ता है, दिस LC कॉम्बिनेशन फॉर्म एन ऑसिलेटर सर्किट एंड प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी बनेगा, विच अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर C, इसके पास देखने को मिलेगा, हेंस अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकअप, क्योंकि भाई इसके क्रॉस ट्रांजिएंट देखने को मिल रहा है वोल्टेज, है ना भाई, जैसे इंडक्टर केस में ट्रांजिएंट करंट आया था ना, समझ रहे बात को, स्टेडी स्टेट को एक तरीके से अपोज करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज बनेगा, ठीक है। ट्रांजिएंट वोल्टेज क्यों बनेगा, क्योंकि जो वोल्टेज आया ना इसके पास यहाँ पे ओपन होने का, उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज बनाएगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज, क्लियर हुआ। और हम लोग देखा था कि भाई जो भी यहाँ पे वोल्टेज, यानी जो भी ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा इसके क्रॉस, वही मेरा क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर के पास आएगा, क्योंकि भाई ये दोनों पैरेलल में है। इसको ऐसे दिखा देते हैं, दोनों आपका पैरेलल में है, क्लियर हुआ। तो जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे, और इसी वोल्टेज को हम लोगों ने क्या बोला था, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, एंड मे रीच एन इंस्टेंटेनियस, और इसका हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में कैलकुलेशन किया था भाई, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या था आपका, यह आया था आपका Vm1 cos ओमेगा NT, और इसका हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू क्या देखा था भाई, मैक्सिमम कितना जा सकता है ये, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये 2Vm, है ना, यहाँ पे cos ओमेगा NT का वैल्यू, t का वैल्यू क्या रखेंगे भाई, इसको -1 बना, -1 और अंदर बाहर में माइनस है, तो माइनस में प्लस हो जाता है, 2Vm हो जाता है, नहीं ये मेरा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का। तो ये लिखा हुआ है कि भाई एंड द पीक वैल्यू ट्वाइस द फेज न्यूट्रल वोल्टेज, क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पे, अब वेव फॉर्म पे आते हैं हम लोग, न्यू पेज पे आते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे, अब इस वेव फॉर्म को समझिए ध्यान से। हम लोग का भाई ये जो वोल्टेज दिखाया गया ना, कौन सा है, ये वाला डॉटेड लाइन, ये हम लोग का सिस्टम का वोल्टेज, यहाँ पे लिखा है ना सिस्टम वोल्टेज, ये मेरा सिस्टम वोल्टेज है भाई। और सिस्टम वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू दिखाया गया है, ये क्या है, EM माना गया है, क्लियर हुआ, EM माना गया भाई। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ट्वाइस हो सकता है भाई, डबल, यानी इसका डबल। तो देख रहे हैं ना, ये जो यहां से यहां तक दिखाया गया ना ये, क्योंकि भाई अब देखिए ना, ये हाइट क्या है, ये हाइट तो EM है, इससे और ऊपर उठेंगे डबल, तभी तो मेरा 2EM बनेगा, समझ में आ रहा है बात को। तो यहां से लेके यहां तक ये जो वोल्टेज दिखाई क्या है मेरा,
ये 2 EM है, यानी री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होगा ये समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थ्योरी के साथ कनेक्ट रहेंगे भाई तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द सिस्टम, ठीक है आगे पढ़ते हैं, द सिस्टम लॉसेस cause the oscillation decay fairly rapidly but the initial overshoot increases the possibility of restriking arc। इसने क्या बोला देखिए, क्योंकि भाई हम लोग के सिस्टम में जैसे लास्ट वाले सेशन में आपको LC ऑसिलेट है ना, L है और ये C है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था भाई कि मान लेते हैं ये फुल्ली चार्ज्ड है पहले है ना, और हम लोगों ने जैसे स्विच क्लोज किया तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी करंट मेरा इधर से निकलेगा, करंट इधर निकलेगा, तो भाई इसका जो स्टोर्ड एनर्जी था इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पूरा क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा। फिर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर एनर्जी था भाई वो फिर इसमें आएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज होते रह रहा है, कभी इसके पास कभी इसके पास, कभी इसके पास कभी इसके पास। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा था भाई कि चार्ज जो है मेरा, क्योंकि भाई पहले मैंने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया हुआ था ना, तो कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज था और फिर ये धीरे धीरे डिके कर रहा था, तो ये मेरा चार्ज था भाई, ये चार्ज है एक तरीके से, चार्ज मेरा ऐसे ऑसिलेट कर रहा था। और करंट की बात करें तो भाई चार्ज जब 0 था तो करंट मेरा बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ था, तो भाई ये मेरा ऐसे आपका करंट एक तरीके से इसमें फ्लो रहा था। लेकिन भाई मैंने बोला कि क्योंकि इसको हम लोगों ने आइडियल दिखाया है, तो आइडियल में तो क्या कि भाई इसमें कोई भी एनर्जी डिसिपेट होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इसमें हम लोगों ने बोला कि आइडियली इसमें कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं, तो रेजिस्टेंस है नहीं तो एनर्जी डिसिपेट होगा नहीं, क्योंकि भाई एनर्जी सिर्फ, यानी रेजिस्टेंस ही तो सिर्फ एनर्जी डिसिपेट करता है, समझ में आया। लेकिन भाई प्रैक्टिकल लाइफ में सीधी सी बात है, इंडक्टर अगर बना तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा, यानी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो भाई अब क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, तो भाई अब क्या होगा, इसमें जो भी स्टोर्ड एनर्जी होगा धीरे धीरे डिके कर जाएगा, यानी धीरे धीरे रेजिस्टेंस खा जाएगा, यानी ये धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे डैम्प कर जाएगा भाई, ठीक है, और डैम्प करके ये 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है भाई कि देखिए यहां से पढ़िए, द सिस्टम में लॉसेस द ऑसिलेशन टू डिके फेयरली, यानी जो ऑसिलेशन आए, कौन सा ऑसिलेशन, ये जो मैक्सिमम उठा ना यहाँ पे देख रहा ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इस तरीके से जो ऑसिलेशन बना भाई ये धीरे धीरे डिके कर रहा है ना, देख रहा है इसका मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है। मैक्सिमम कितना गया, 2 EM है ना, ये मैक्सिमम गया भाई। उसके बाद यहां से लेते हैं, यहां से फिर क्या हो गया, एक तरीके से फिर धीरे धीरे ये डिके कर गया। क्यों, क्योंकि भाई हम लोग के इस सर्किट में रेजिस्टेंस को भी कंसिडर किया गया है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन जो पहला यानी जो फर्स्ट साइकिल होगा भाई, जो फर्स्ट साइकिल बनेगा वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, समझ रहे बात को, धीरे धीरे फिर डिके करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एनर्जी वो हो जाए। क्यों ऐसा, क्यों फर्स्ट इतना हाई क्यों बनेगा, क्योंकि भाई अचानक से यहां पे वो आ गया ना, अचानक से है ना भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ तो अचानक से यहाँ पे वोल्टेज आए। तो स्टार्टिंग में हम लोग का जो मैग्नीट्यूड होता है ट्रांजिएंट का वो काफी लार्ज होता है। यहाँ पे देखिए इंडक्टर केस में समझा ना मैंने आपको कि भाई स्टार्टिंग में यानी t=0 इंस्टेंट में सबसे ज्यादा हाई होगा, फिर धीरे धीरे क्या करता है, ये डिके कर जाता है, क्लियर हुआ। तो स्टार्टिंग का जो हम लोग का मैग्नीट्यूड होता है ट्रांजिएंट करंट या फिर ट्रांजिएंट वोल्टेज का, वो सबसे ज्यादा लार्ज होगा, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ घटते जाता है, यानी डिके कर जाएगा। तो एक चीज आपका यहाँ पे लिखा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट साइकिल होगा भाई, है ना, लिखा है ना, द इनिशियल ओवरशूट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्ट्राइकिंग द आर्क, यानी जो फर्स्ट साइकिल है भाई हम लोग का, ये फर्स्ट साइकिल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का है ना, इसका वोल्टेज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होगा। इस पे हो सकता है भाई कि मेरा आर्क क्या हो, फिर से रीस्ट्राइक हो जाए, फिर से रीस्ट्राइक, क्योंकि भाई ये सिस्टम के वोल्टेज का डबल वोल्टेज है भाई, यानी ये आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, यानी पंचर कर सकता है। तो यहां पे अगर आपका वोल्टेज, क्योंकि फर्स्ट साइकिल जो है ये मेरा 2 EM है भाई, और यही वोल्टेज मेरा इसके क्रॉस भी आ जाएगा 2 EM, तो यहाँ पे जो बीच में आपका है ना, जो भी एयर मीडियम है फिर ऑयल मीडियम है भाई, इसको एक तरीके से आयोनाइज्ड कर सकता है, यानी इसके डाइलेक्ट्रिक को पंचर कर सकता है। एक बार पंचर होगा तो फिर से क्या कर देगा, रीस्ट्राइक कर देगा। तो फिर से हम लोग को पूरा का पूरा स्टेप फिर से दोहराना पड़ेगा भाई, ठीक है, फिर से रिपीट करना पड़ेगा, फिर से नेचुरली करंट 0 होगा, फिर से हम उसको एयर ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है आपका। तो वही है कि भाई स्टार्टिंग का जो है ना, लिखा है ना, बट द इनिशियल मतलब पहला जो साइकिल बनेगा, इनिशियल ओवरशूट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द रीस्ट्राइकिंग द आर्क। क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, इस पे आते हैं भाई,
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई, और इससे भी पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने वाले इस वाले वेव फॉर्म पे आते हैं। इसमें समझते हैं कि भाई ये जो आर्क वोल्टेज था, कल मैंने आपको समझाया था आर्क वोल्टेज का मतलब क्या है कि भाई जैसे ही मेरा कॉन्टैक्ट ओपन हुआ, ये मान लेते भाई फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो जैसे ही मेरा ओपन हुआ तो यहाँ पे आर्क लगता है, सही बात है। और आर्क लग रहा है इसका मतलब क्या, करंट फ्लो हो रहा है भाई। और कौन सा करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा होगा। और क्योंकि हम लोगों को पता है करंट बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, मतलब सीधी सी बात है, ये आर्क भी एक तरीके से शॉर्टेड पाथ ही तो प्रोवाइड कर रहा है भाई, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा काफ़ी कम होगा, ठीक है, जिसको हम आर्क वोल्टेज बोल रहे हैं। तो आर्क वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है काफ़ी कम होता है, देख रहा ना, काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जो सिस्टम वोल्टेज है उसके मुकाबले, ठीक है। अब देखिए हम लोग को समझना भाई कि आर्क वोल्टेज कंटिन्यू क्यों गया, ऐसे ऊपर तक क्यों गया कंटिन्यू, तो समझिए आप इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम लोग का भाई ये करंट जो आ रहा था नेचुरली यहाँ पे जीरो हुआ, इस इंस्टेंट पे हम लोगों ने एयर ब्लास्ट किया। एयर ब्लास्ट करते ही हम लोग को पता है कि भाई जो कैपेसिटर लगा हुआ था, क्योंकि इधर से मेरा कॉन्टैक्ट ओपन हो गया है ना, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, इसका मतलब क्या, और इधर मेरा इंडक्टर लगा हुआ था भाई, तो इसके पास अचानक से क्या आ गया, एक तरीके से वोल्टेज बन गया। वोल्टेज कौन सा वोल्टेज बनेगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज। यही ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या हो गया, इस कॉन्टैक्ट के पास आ गया है ना, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, इधर तो शॉर्टेड है ना, समझ गए, इसके पास आया, सही बात है। तो अभी देखिए, ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए ना भाई कि अचानक से ओपन हुआ तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज आ गया, और ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज आया ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही क्या है, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के पास का वोल्टेज भाई, यानी इनके क्रॉस का वोल्टेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा भाई, मेरे को एक चीज़ बताइए, जब ये आर्क लगा हुआ था तो भाई यहाँ पे जो वोल्टेज बना इसको हम लोगों ने क्या बोला, भाई ये मेरा आर्क वोल्टेज, सही बात है, जिसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दिखाई भाई काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग का ये ओपन हुआ फाइनली एयर ब्लास्ट करने के कारण, तो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट वोल्टेज बना ये यहाँ पे आ गया, सही बात है। तो ये जो वोल्टेज आया भाई, ये जो ट्रांजिएंट वोल्टेज आया, ये भी क्या है, ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का ही तो वोल्टेज है, समझ में आ रहा है बात को। यानी जब हम लोग का चिंगारी लगा हुआ था इसमें, यानी स्पार्किंग जब लगा हुआ था भाई, तब मेरा ऐसे चल रहा था सिस्टम, ऐसे आर्क लगा हुआ, ये आर्किंग पीरियड समझिए आप, आर्क अभी भी लगा हुआ, करंट फ्लो होते जा रहा है, समझ गए, अभी भी यहाँ तक चला, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेचुरली करंट जीरो हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे एयर ब्लास्ट किया, एयर ब्लास्ट करते क्या हो गया, कॉन्टैक्ट ओपन, कॉन्टैक्ट ओपन होते क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ट्रांजिएंट वोल्टेज आया, और ट्रांजिएंट वोल्टेज फिर यही यहाँ पे अपीयर हो गया, सही बात है। और क्योंकि भाई ये जो वोल्टेज है ये अगेन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का वोल्टेज है, तो पहले से समझिए, पहले से इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में कौन सा वोल्टेज बना हुआ था, आर्क वोल्टेज बना हुआ था, है ना, इसको हम आर्क वोल्टेज बोल रहे हैं भाई। भाई ट्रांजिएंट वोल्टेज यहाँ अपीयर होने से पहले इसके बीच में क्या था, चिंगारी लगा हुआ था, तो चिंगारी वाले वोल्टेज को हम लोगों ने क्या बोला, आर्क वोल्टेज बोला। तो आर्क वोल्टेज मेरा ऐसे चल रहा था, समझ गए। अब इस इंस्टेंट पे क्या हो गया, करंट जीरो हो गया, करंट जीरो यानी एयर ब्लास्ट हुआ तो ये ओपन हो गया, ओपन होते ही यहाँ पे मेरा वोल्टेज अपीयर हुआ, ट्रांजिएंट वोल्टेज, वही वोल्टेज हम लोग के यहाँ पे भी आ गया। तो भाई अगर मुझे फिर से कंटिन्यू दिखाना होगा इसके क्रॉस का वोल्टेज, क्योंकि जो ट्रांजिएंट वोल्टेज आया कॉन्टैक्ट के बीच में, तो भाई इसको यहीं से तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ दिखा रहा है ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज है उसको बता रहा है भाई, क्लियर हुआ। तो इसी को पकड़ करके हम लोग को चलना है भाई, क्लियर हुआ कि भाई हम लोग का जब तक आर्क लगा हुआ था तब तक ये वोल्टेज बना हुआ था दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में, और ये काफी स्मॉल है एज कम्पेयर टू सिस्टम वोल्टेज। लेकिन इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो सिस्टम वोल्टेज उसका ट्वाइस आ जा रहा है भाई, 2 VM के बराबर है। तो यहां से सीधे क्या होगा एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे करंट मेरा जीरो हुआ, और अभी और समझिए हम लोगों ने बोला कि भाई ये आर्क वोल्टेज जो है ये, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो भाई जो आर्क वोल्टेज होगा और जो सिस्टम का करंट है ये दोनों फेज में चलेंगे। देखिए करंट भाई यहाँ पे जीरो हुआ, तो देख रहा ना वोल्टेज भी मेरा सिस्टम का जीरो हो रखा है। आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट है, तो I इंटू आर करेंगे तो भाई फॉल्ट करंट जो जा रहा है वो सब कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, तो आर्क वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो भी मेरा फॉल्ट करंट है वो इंटू जो भी आपका रेजिस्टेंस है आर्क का, है ना, तो ये वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये ऐसे कांस्टेंट चलते जाएगा। यहाँ पे करंट जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों फेज में रहेंगे, क्योंकि रेजिस्टिव है। तो रेजिस्टिव में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों फेज में चलते हैं भाई। और जैसे ही यहाँ पे मेरा नेचुरली करंट जीरो हुआ, यहाँ पे भाई हम लोगों ने एयर ब्लास्ट कर दिया। एयर ब्लास्ट करते हैं भाई, ये ऐसे पहले बना हुआ था कॉन्टैक्ट, लेकिन ओपन हो गया। ओपन होते ही यहाँ पे अचानक से वोल्टेज आया। अचानक से वोल्टेज मतलब क्या, ट्रांजिएंट वोल्टेज ये बनाएगा अपना, यही ट्रांजिएंट वोल्टेज अब अगेन क्या हो गया, इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में अपीयर हो चुका है। तो
ये वोल्टेज यानी आर्क का जो वोल्टेज बनते हुए आ रहा था भाई, ये बता रहा है कि दोनों कांटेक्ट के बीच का वोल्टेज पहले क्या था, ठीक है, एयर ब्लास्ट करने से पहले, ठीक है, फिर ये करंट जीरो होने से पहले। तो इसी को यानी अब फर्दर दिखाना है दोनों कांटेक्ट के बीच के वोल्टेज का, तो यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि भाई मेरा मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ सकता है 2 VM, तो यहीं से उठता हुआ एक तरीके से सीधे भागेगा डबल 2 VM पे। देख रहा ना, ये अगर मेरा VM है तो भाई ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 2 VM, समझे। तो इस चीज को पकड़िए कि भाई आर्क के साथ ही क्यों एक यानी आर्क के वोल्टेज के साथ ही साथ क्यों एक तरीके से ये आगे बढ़ गया ऊपर, क्योंकि भाई ये सीधे सीधे बता रहा है कि भाई कांटेक्ट के बीच में वोल्टेज कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। पहले जब ये आर्क लगा हुआ था उस समय तक वोल्टेज मेरा बहुत ही धीमा धीमा था, बहुत कम था, लेकिन जैसे हम लोग का आर्क बुझा भाई तो अचानक से मेरा कांटेक्ट के बीच का जो वोल्टेज क्या हो गया, एक तरीके से ओवरशूट कर गया, ठीक है। और क्योंकि हम लोग को पता है, अभी जस्ट हम लोगों ने आरएल सर्किट का एग्जांपल दिया भाई कि धीरे धीरे फिर क्या होता है, जो ट्रांजिएंट करंट था भाई ये डीके कर जाता है। उसी तरीके से जो हम लोग का ट्रांजिएंट वोल्टेज आया वो क्या कर जाएगा, डीके कर जाएगा भाई, डीके कर जाएगा। और डीके करने का मतलब क्या है कि भाई धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, समझे। और धीरे धीरे डाउन होने का मतलब क्या है कि भाई ये फिर सिस्टम के वोल्टेज को पकड़ लेगा, ये समझ में आया, ये सिस्टम का वोल्टेज है ना, फिर ऐसे आगे कर दीजिए इसको। तो अभी वापस से आते हैं हम लोग, तो यही चीज आपका यहां पे दिखाया गया भाई। एक मिनट, ये जो फिगर दिखाया गया ना यही चीज है कि भाई आप देखिए ये जो लाल रंग से दिखाया गया ना ये आर्क वोल्टेज था मेरा, ठीक है, ये आर्क वोल्टेज चल रहा है भाई इस तरीके से, और करंट यहाँ पे जीरो हुआ तो आर्क वोल्टेज भी जीरो हो गया। लेकिन इसी इंस्टेंट पे क्या हो गया, आपने ब्लास्ट कर दिया, एयर ब्लास्ट कर दिया, तो भाई पूरा का पूरा जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज था वो कहाँ आ गया, कांटेक्ट के पास आ गया सर्किट ब्रेकर के। तो कांटेक्ट के पास वोल्टेज क्या हो गया, अचानक से राइज हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये पूरा का पूरा जो लाल रंग से दिखाया गया ना ये वो वोल्टेज है भाई जो बता रहा है कि दोनों कांटेक्ट के बीच में वोल्टेज कैसे बदल रहा है। पहले कांटेक्ट के बीच में वोल्टेज बहुत धीमा था, लेकिन फिर यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने करंट चॉपिंग किया, क्योंकि जीरो करंट है ना भाई, यहाँ पे हम लोगों ने एयर ब्लास्ट कर दिया, तो भाई अचानक से मेरा वोल्टेज क्या हो गया, दोनों कांटेक्ट बीच में बढ़ गया, और फिर आगे चल करके धीरे 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 फिर ये डिके कर गया, और फिर ये सिस्टम को पकड़ लेगा, यानी सिस्टम का जो वोल्टेज है उस पर आ जाएगा भाई। क्योंकि भाई हम लोग का ट्रांजिएंट डिके करता है ना कुछ समय के बाद, टाइम के साथ आपका ट्रांजिएंट डिके कर जाएगा। देखिए ट्रांजिएंट डिके कर गया तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू बचेगा, यानी स्टेडी स्टेट वोल्टेज जो है वो, और स्टेडी स्टेट वोल्टेज क्या है, जो सिस्टम का वोल्टेज है। आई होप कि ये समझ में आया होगा भाई आपको। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार, इसको मिटाते हैं। कहाँ गया हम लोग का फिगर, ओके तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था भाई, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज यानी ट्रिपल आरवी। तो क्या लिखा, इट इज द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज विच डिसाइड, यानी इसका एक्चुअल मीनिंग समझने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ओके ना। क्या बोलता है ये क्या डिसाइड करेगा, बोलता है आर आर वी विच डिसाइड वेदर द आर्क विल रीस्ट्राइक, यानी आर्क फिर से रीस्ट्राइक होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये टोटली कौन डिसाइड करेगा, आर आर वी एक तरीके से डिसाइड करेगा भाई। तो इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे समझिए आप, लास्ट वाले सेशन में यहाँ पे फिगर इंपोर्ट कर लेते हैं। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने दो फॉर्मूला ड्राइव किया था, देखिए एक तो ये था भाई, एक तो ये था जिसको हम लोगों ने रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोला था। कैपेसिटर के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा क्या था आपका, Vm इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। एक तो ये वोल्टेज था, और उसको फिर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, तो डिफरेंशिएट करने के बाद भाई मेरा ये वोल्टेज आया था, देख रहे ना। इसको हम लोगों ने ट्रिपल आर वी बोला था, और ये क्या है आपका Vm इंटू ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा एन टी। और इसका जब हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू देखा था भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने लिया था, इसमें क्या किया था, जो मैक्सिमम वैल्यू आया था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आर आर वी क्या हो गया था, क्योंकि इसको 1 बनाना था ना, तो हम लोग का ये क्या बन गया, आर 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 वी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका, ये Vm इंटू ओमेगा एन, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका नीड नहीं हम लोग को। अब समझिए
क्योंकि हम लोग पास टूल होना चाहिए ना भाई। और ओमेगा एन क्या था, ये था आपका 1/√LC। तो इसमें एक लाइन लिखा गया है कि भाई ट्रिपल RV यही डिसाइड करेगा कि भाई आर्क फिर से रीस्ट्राइक होगा या नहीं होगा। कैसे करेगा समझिए, क्या लिखा है, बोल रहा है कि इफ ट्रिपल RV इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिटवीन द कॉन्टेक्ट। तो थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं, कैसे हम लोग का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। भाई हम लोगों ने देखा था कि भाई ये फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है, बीच में मान लेते अभी एक इंस्टेंट के लिए मान रहे भाई कि हम लोग का आर्क बुझा है, नहीं हम लोगों ने जस्ट एयर ब्लास्ट किया है, ठीक है ना, एयर का झोंका मारा है भाई, और अभी हम लोग का ये एक तरीके से आर्क बुझ गया है। तो फिर से आर्क यहां पे रीस्ट्राइक करेगा नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा, तो ट्रिपल RV। अब कैसे करेगा तो समझिए, इसने बोला भाई जैसे आपने झोंका मारा, हवा का झोंका मारा, पहले मान लेते भाई यहाँ पे आर्क लगा होगा, आर्क लगा होगा इसका मतलब क्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्क लगा हुआ, इसका मतलब क्या, आसपास का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा भाई, क्योंकि आर्क क्या करता है, गर्म कर देता है, तो टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब क्या कि भाई आसपास के जो एयर होंगे वो आयोनाइज हो चुके होंगे। अब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि भाई आसपास में बहुत सारे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होंगे, या फिर कहिए नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे। समझ में आ रहा है, तो भाई जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल होगा फिर आयोनाइज्ड होगा, है ना, आयोनाइज्ड पार्टिकल होगा, इसका मतलब क्या, कंडक्टिविटी उतना ही हाई होगा, आर्क का कंडक्टिविटी उतना ही होगा, और कंडक्टिविटी हाई इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। किसका रेजिस्टेंस, आर्क का रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे जो भी वर्ड यूज हो रहा है आर्क के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जो करंट फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा फ्लो होगा इसका मतलब इसके कारण I2R लॉस और ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर मेरा फिर से राइज होगा, लास्ट सेशन में समझाया था, है ना, और टेम्परेचर राइज होगा तो सीधी सी बात है फिर से मेरा और गर्मी होने के कारण और ज्यादा एक तरीके से आयोनाइज हो जाएगा, है ना, यानी आयोनाइज्ड पार्टिकल बढ़ जाए, फिर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ेंगे। तो भाई जैसे ही मैंने हवा मारा, है ना, यानी एयर ब्लास्ट किया भाई, कब, जब मेरा करंट नेचुरली जीरो हुआ, उस इंस्टेंट पे जब हम लोगों ने यहाँ पे एयर ब्लास्ट किया, एयर ब्लास्ट, तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो आर्क है, ये आर्क का लेंथ बढ़ जाता है, ये कुछ इस तरीके से, है ना, और भी मेथड स्प्लिटर सब, ये कुछ इस तरीके से क्या होगा भाई, इसको थोड़ा और ऐसे दिखा देते हैं मोटा, ठीक है। तो आर्क का लेंथ बढ़ गया, और हम लोगों ने देखा था कि आर्क का जो रेजिस्टेंस है क्या है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के ऊपर है ना, आर्क एरिया और आर्क के कंडक्टिविटी के ऊपर। तो भाई जैसे हम लोगों ने हवा का झोंका मारा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेजिस्टेंस बढ़ गया, और आर्क का लेंथ भी बढ़ गया, इसमें अगेन रेजिस्टेंस बढ़ गया। और क्योंकि हवा का झोंका मारा, इसका मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे भाई दूर दूर छितरा गए होंगे, यानी फैल गए होंगे, इसका मतलब क्या कि भाई हम लोग का कंडक्टिविटी कम हो गया, तो रेजिस्टेंस मेरा काफी ज्यादा हाई हो गया। समझ में आ रहा है, तो भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे अब इसी एयर ब्लास्ट के कारण ये बुझ गया भाई, आर्क मेरा यहाँ से खत्म हो, ऐसा समझिए खत्म हो गया। अब भाई यहां पे फिर से आर्क लगेगा या नहीं लगेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये टोटली डिसाइड करेगा कि भाई इफ, और क्योंकि भाई यहां पे हम लोग को पता है कि भाई मान लेते हैं कोई आयोन्स है, और आयोन्स को ऐसे दिखाता हूं, ये प्लस है, और एक एटम को मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यानी प्लस चार्ज हो गया होगा, ठीक है ना। तो अगर ये, क्योंकि भाई हम लोगों ने ठंडा हवा मारा, ब्लास्ट किया, यानी इधर का टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब क्या कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो एटम से सेपरेट हुए फिर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इन एटम के पास आएंगे भाई, यानी रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा भाई एटम का, इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ, और रिकॉम्बिनेशन में क्या करेगा, ये न्यूट्रल एटम बनाएगा, है ना, यानी सीधे लिख रहा हूं एटम बनेंगे, और एटम अपने आप में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं भाई, सही बात है। यानी यहां पे हम लोग का क्या हो रहा है, रेट ऑफ डी आयोनाइजेशन, ठीक है ना, ठंडा हवा मारने का टेम्परेचर कम हो गया, उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो एटम से मिल रहे हैं, यानी आयोन से मिल रहे हैं, आयोन से मिलने के बाद क्या हो गया, न्यूट्रल बन गया, इसका मतलब क्या हम लोग कहेंगे डी आयोनाइजेशन, ठीक है। यहां पे लिखता हूं कि भाई रेट ऑफ डी आयोनाइजेशन अगर मेरा बड़ा हो जाता है, बड़ा है, ग्रेटर है, एज कंपेयर टू रेट ऑफ आयोनाइजेशन से, रेट ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कब होगा, जब टेम्परेचर मेरा हाई होगा, ठीक है। लेकिन भाई हम लोग तो ठंडा हवा मारा है, तो ठंडा हवा मारने का कारण क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होने के कारण हम लोग का रेट ऑफ डी आयोनाइजेशन अगर बड़ा हो गया एज कंपेयर टू रेट ऑफ आयोनाइजेशन से, तो सीधी सी बात है इस केस में, क्योंकि भाई अब हम लोग का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना, डी आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या कि भाई अब जो है आपका यहां पे आर्क नहीं लगेगा। वही अगर जस्ट उल्टा हो जाएगा, भाई हम लोग का रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन जो है कम एज कंपेयर टू रेट ऑफ आयोनाइजेशन से, तो सीधी सी बात डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेरा कम हो रहा है, पुअर हो रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे फिर से मेरा रीस्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है, यानी फिर से
यानी ये जो वोल्टेज दिखाया गया ना यहाँ पे, ये वोल्टेज सफिशिएंट है, इस वोल्टेज से भाई वो फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अभी आगे बढ़ते हम लोग। तो यही सब आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। कहाँ पढ़ रहे थे भाई हम लोग? ओके, ये वाला था ना, यहाँ पे इफ द ट्रिपल आर वी इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ राइज, यहाँ पढ़िए रेट ऑफ राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, यानी आर आर वी का इसका मतलब यही है ना भाई, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, समझ में आया? तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अगर बड़ा है, इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू रेट ऑफ राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिस रेशियो से बढ़ रहा है उससे ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? तो आर्क मेरा फिर से रीस्ट्राइक कर, आर्क विल रीस्ट्राइक, हाउएवर द आर्क विल फेल टू रीस्ट्राइक इफ, अगर हम लोग का ट्रिपल आर वी क्या हो जाए, लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो इस केस में क्या होगा, रीस्ट्राइक नहीं होगा। ठीक है, तो वही है द वैल्यू ऑफ ट्रिपल आर वी। अब हम लोगों ने देखा भाई कि ये जो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, इसका जो वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज पे, एक रिकवरी वोल्टेज, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए क्या होता है ये, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, जो भी हम लोग को टूल चाहिए यहाँ पे समझने के लिए थ्योरी को, वो तो हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में कवर कर लिया ना। यहाँ पे देखिए भाई हम लोग का यही है ना, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो भाई ये तो हम लोगों ने मान ली मैक्सिमम पे रखी है, मैक्सिमम वाला लेके चलते, तो भाई ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वीएम है और एक ओमेगा एन। ओमेगा एन देख रहे हैं ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और सी पे डिपेंड कर रहा है, एल और सी पे डिपेंड कर रहा है, वही तो लिखा हुआ है कि भाई हम लोग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड कर रहा है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन खुद किस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला आप ऐसे दिखा सकते हैं, एफ एन इक्वल टू 1/2π√LC। तो भाई एल पे सी पे डिपेंड कर रहा है ना, समझ में आया? तो वही लिखा है, यहां से पढ़िए, फॉर शॉर्ट सर्किट अकरिंग नियर द पावर स्टेशन बस बार, मान लेते हैं कि भाई मेरे पावर स्टेशन के मतलब जनरेटर के जस्ट आउटपुट टर्मिनल पे भाई फॉल्ट आ गया, ऐसे समझिए आप, है ना? तो सीधी सी बात है भाई, इधर तो ट्रांसमिशन लाइन आया नहीं, तो ट्रांसमिशन लाइन के चलते ही तो कैपेसिटेंस ज्यादा बनता है हम लोग का, तो इधर तो कैपेसिटेंस आएगा नहीं, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल पे यानी बस बार पे एक तरीके से फॉल्ट आ चुका है, यहीं पे फॉल्ट आ चुका है। इसका मतलब क्या कि भाई मेरा जो कैपेसिटेंस होगा बहुत ही कम होगा, है ना, लिखा है ना, कैपेसिटेंस बीइंग स्मॉल। और क्योंकि भाई हम लोग को पता है कि यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे कैपेसिटेंस ये कम हो जाएगा, तो सीधी सी बात मेरा ये बढ़ जाएगा, एफएन बढ़ जाएगा, लिखा है ना, सी बीइंग स्मॉल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि भाई इनवर्सली पड़ा सी के ऊपर, विल हाई, तो भाई ये मेरा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली आर आर वी विल अटेंड अ लार्ज वैल्यू, क्योंकि भाई सी का वैल्यू घट गया, तो सीधी सी बात है मेरा ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। अब यार समझना, यहाँ पे सी का वैल्यू बढ़ गया तो ओमेगा एन बढ़ गया, इसमें तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया, तो भाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इसको बढ़ा देगा, समझ गया? रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ गया, इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ पे आर्क को बुझाना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा हम लोग के लिए, समझ में आया? इसलिए हम लोग को यहाँ पे यानी जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल पे भाई अगर फॉल्ट आता है तो ये हम लोग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा डेंजरस है, ठीक है ना? क्योंकि सर्किट ब्रेकर को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई, ठीक है, आर्क को बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि सी कम हो गया तो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो सीधी सी बात है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़िए, ये तो हो गया, ठीक है, लार्ज हो गया। Thus the worst condition for a circuit breaker would be that when the fault take place near the bus bar, सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा सर्किट ब्रेकर के लिए, जो बस बार पे फॉल्ट है, फिर जनरेटर के नजदीक हो भाई, क्योंकि इधर सी मेरे को बहुत ही कम मिलेगा। तो ये तो हो गया भाई कि कैसे हम लोग का रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम आते हैं रिकवरी वोल्टेज पे कैसे, क्योंकि भाई ये जो वीएम है ना, इसी को हम लोग रिकवरी वोल्टेज बोल रहे हैं। अब बोलिए कैसे, ये तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, तो भाई आप आइए यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ को समझा ही नहीं है लास्ट वाले सेशन में, ठीक है, हम लोग तो बस इधर ही कूद रहे थे ना यार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्टेंट था, सब चीज बताना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कि भाई ये जो दिखाया गया ना, ये वाला, ये सिस्टम वोल्टेज है भाई, समझ में आया? ऐसे एक ही बार दिखा दे रहा हूँ, ये सिस्टम वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है ईएम। और हम लोग जो बुक पढ़ रहे थे बद्रीराम वाला भाई, उसमें क्या था, ईएम को वीएम मान रखा था, तो भाई अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन लेके जाते। तो क्योंकि भाई मैंने बताया कि हम लोग का देखिए ये फॉल्ट करंट आ रहा था, ऐसे इमेजिन कीजिए फॉल्ट करंट था, ठीक है, और इस इंस्टेंट पे करंट जीरो हुआ, तो भाई हम लोगों ने क्या किया, एयर ब्लास्ट किया, है ना? एयर ब्लास्ट करते ही क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, और जो कैपेसिटर लगा था वहाँ पे ट्रांजिएंट वोल्टेज आया, वही वोल्टेज क्या हो, फिर से कैपेसिटर पास आया, यहाँ से हम लोग का वोल्टेज ऐसे भागा, ठीक है, और ये फिर ऑसिलेशन ऐसे दिखा करके इस तरीके से कर रहा है, और फिर धीरे धीरे डैम्प आउट कर रहा है। तो आप समझिए भाई, ये वोल्टेज है ना, एक मिनट भाई, वोल्टेज कहाँ है हम लोग का,
ये वाला आर्क वाला, वो आर्क के हिसाब से भाई, क्योंकि हम लोग सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट वाले वोल्टेज को देखना है, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और ये मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, इनके बीच का वोल्टेज देखना है। तो इनके बीच का वोल्टेज ये था पहले, भाई स्पार्किंग लगा हुआ था, करंट फ्लो हो रहा था, तो मेरा वोल्टेज ये था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने, और ये फेज में था करंट के, तो जैसे यहाँ पे करंट जीरो हुआ, यानी आर्क वोल्टेज भी जीरो हुआ होगा। तो इसी इंस्टेंट पे जब हम लोगों ने एयर ब्लास्ट किया, तो भाई हम लोग का यहाँ से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका मतलब क्या, अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, कौन सा वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस होगा। कैपेसिटर के क्रॉस क्या है, ट्रांजिएंट वोल्टेज, अचानक जाएगा ये, ठीक है। और इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे ये वोल्टेज क्या होगी, ट्रांजिएंट वोल्टेज डिके करेगा, समझे। वोल्टेज है भाई, समझ में आया, कौन सा वोल्टेज, कॉन्टैक्ट के बीच का वोल्टेज, तो डिके करेगा। और फिर क्या हो रहा है, ये फिर से आपका जो सिस्टम का वोल्टेज था, देख रहे हैं ना, सिस्टम का वोल्टेज आ रहा है, इसी सिस्टम के वोल्टेज को पकड़ लेगा। तो ये सिस्टम के वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है EM, क्लियर हुआ। तो भाई आप देखिए कि भाई हम लोग का जैसे ही यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज खत्म हुआ, क्योंकि भाई आप देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट में, मान लेते हैं फिर से रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज काफी हाई, आर्क फिर से पकड़ लिया, लेकिन भाई फिर से क्या होगा, फिर से हम लोग फिर से एयर ब्लास्ट करेंगे, है ना, मतलब ऐसा समझने यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतने दूर में हम लोग ट्रांजिएंट खत्म हुआ, ट्रांजिएंट खत्म है, क्या हुआ, सिस्टम वोल्टेज आ गया ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज का डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में पढ़ाया था, क्या होता है इसको, देखिए फिर से पढ़िए। और ये सब जो है ना भाई, एक बार आप समझ लेंगे, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप कितना भी लेक्चर देख लीजिए, कहीं पे भी आपका ये क्लियर नहीं होगा। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, रिकवरी वोल्टेज क्या, इट इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, यानी जो हम लोग का सिस्टम का है, RMS वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर आफ्टर द फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन। तो भाई हम लोग का फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन कब होगा, बताइए कब होगा, क्योंकि भाई अभी तो हम लोग का ये क्या चल रहा है, ट्रांजिएंट पीरियड ही चल रहा है ना। तो हो सकता है भाई कि आर्क मेरा इसमें भी फिर से पकड़ ले, इसमें भी पकड़ ले, इसमें पकड़ ले, लेकिन भाई धीरे धीरे क्या होगा, और ये टोटली डिपेंड करता है भाई मेरा इस रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के कारण फिर से आर्क लगेगा या नहीं लगेगा, टोटली डिपेंड कर रहा है भाई कि आपका रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन कितना तेजी से बन रहा है ना, समझ गए बात को। रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन जितना तेजी से होगा, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, समझ गए ना। डीआयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई आयोन से इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से मिल रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो जरूरी नहीं भाई कि इसी वोल्टेज पे आपका सिर्फ और सिर्फ रीस्ट्राइक करे, हो सकता है इस पे भी करे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा भाई कि आपका डीआयोनाइजेशन कितना तेजी से हो रहा है, समझे। तो जैसे ही हम लोग का ये ट्रांजिएंट पीरियड खत्म होगा भाई, जैसे हम लोग का ट्रांजिएंट पीरियड खत्म होगा, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ से फिर मेरा क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका सिस्टम का वोल्टेज, और इसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज, क्लियर हुआ। तो आप देखिए कि भाई ये जो बुक में यहाँ पे फोटो जो दिखाया गया, भाई कहाँ गया हम लोग का फोटो, देखिए यहाँ पे इस वाले बुक में जो वोल्टेज दिखाया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को तो इसने रिकवरी वोल्टेज बोला है, समझ गए। ये मेरा रिकवरी वोल्टेज है, और रिकवरी वोल्टेज क्या EM है, इसी को आप VM बोलिए। और अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था भाई लास्ट वाले सेशन में, तो अब देखिए इसमें VM आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सिस्टम वोल्टेज ही तो है, यानी ये क्या है, रिकवरी वोल्टेज। तो रिकवरी वोल्टेज और किस पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के ऊपर आपका रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड करता है भाई। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में तो ये तो हम लोगों ने रीस्ट्राइकिंग का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया भाई, ठीक है। अब इसमें और क्या बचा है देख लेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन भाई बात करेंगे करंट चॉपिंग क्या होता है, इस पे आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर पे आएंगे।